नमस्कार, मैं आलोक राय। आज हम लोग शिवाजी के प्रशासन में उनकी अष्टप्रधान व्यवस्था को पढ़ें। तो चूँकि पूरा प्रशासन एक साथ करने में लंबा वीडियो हो जा रहा है, तो हम लोग उसको टॉपिक वाइज कर लें, उसको बांट लें। तो शिवाजी का प्रशासन ये टॉपिक है। शिवाजी का प्रशासन, इसका जो सब टॉपिक है वो है प्रशासन। सब टॉपिक है इनकी अष्टप्रधान व्यवस्था। अष्टप्रधान व्यवस्था। शिवाजी ने एक बहुत ही सुदृढ़ प्रशासकीय प्रणाली का विकास किया था और इस प्रशासकीय प्रणाली में अस्थायित्व भी था। अगर ये कहा जाए कि अस्थायित्व कहाँ दिखता है, कैसे दिखता है, तो उस संदर्भ में दो तीन बहुत ही सबल तर्क दिए जा सकते हैं। पहला, 1666 ईस्वी में शिवाजी आगरा गए थे औरंगजेब से मिलने। उस समय लगभग 5 माह तक वो राजधानी से अनुपस्थित रहे। अब कोई राजा 5 माह तक राजधानी से अनुपस्थित है, तब सोचिए क्या होगा। विद्रोह हो सकता है, बगावतें होंगी, प्रशासकीय व्यवस्था तितर बितर हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। शिवाजी ने अपनी माता जीजाबाई को प्रतिशासक नियुक्त किया और अपने सभी अधिकारियों को उनके अधीन करके चले गए आगरा। दूसरा उदाहरण, 1677-78 ईस्वी में शिवाजी पूर्वी कर्नाटक पर सैन्य अभियान किए। वह उनके जीवन का सबसे बड़ा सैन्य अभियान था। इस समय भी लंबे समय तक राजधानी से अनुपस्थित रहे, फिर भी प्रशासन निरंतर और सुचारू रूप से चलता रहा। उनके निर्देशानुसार मोरोपंत पिंगले और अन्नाजी दत्तो ने प्रशासन को बहुत ही सुचारू रूप से, सुचारूपूर्ण तरीके से चलाया। तीसरा, शिवाजी के उत्तराधिकारियों ने इस प्रशासनिक प्रणाली को और इस प्रशासकीय संरचना को अपनाया। हालांकि ये बात अलग है कि पेशवा ने अंततः छत्रपति को सेंटिंग में डाल दिया, तो उसके कुछ अन्य कारण हैं, उसकी चर्चा हम लोग यथास्थान करेंगे। तो सबसे पहले तो शिवाजी की जो प्रशासकीय संरचना है उसको देख लिया जाए। तो केंद्र, फिर केंद्र के नीचे प्रांत हैं, प्रांतों के नीचे जिला है, जिला के नीचे परगना है, और सबसे छोटी इकाई जो शासन की है वो है गांव। सबसे प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव है। गांव को मौजा कहा जाता था, मौजा। जिला को महल कहा जाता था। यहाँ प्रांतपति हैं, यहाँ स्वयं छत्रपति हैं, शिवाजी ही हैं। प्रांतों में प्रांतपतियों की नियुक्ति होती थी, प्रांतपतियों की नियुक्ति होती थी। और यहाँ महल का प्रमुख महलदार था। परगना में मामलतदार प्रमुख था और गांव का प्रमुख पाटिल होता था। ठीक, तो इन सब की बात हम लोग करेंगे। पाटिल का क्या कार्य था, मामलतदार, महलदार, ये लोग क्या करते थे। आज हम लोग शिवाजी की अष्टप्रधान व्यवस्था को देखें। सबसे पहले तो शिवाजी की जो प्रशासकीय प्रणाली है ये किसका अनुकरण कर रहे हैं, तो ये देखा जाता है कि कौटिल्य और शुक्राचार्य की शासन संबंधी नीतियों का शिवाजी ने अनुकरण किया। साथ में दक्षिण भारत में जो प्रशासकीय व्यवस्था थी उसका भी कुछ प्रभाव शिवाजी के विभिन्न विभागों पर देखने को मिलता है। कौटिल्य कहते हैं कि एक पहिए की गाड़ी नहीं चलती है, यानी राजा अकेले कुछ नहीं कर सकता। वो इस संदर्भ में इंद्र की सहस्त्र सदस्यों वाली मंत्रिपरिषद का उल्लेख करते हैं और इस आधार पर कहते हैं कि राजा को भी अधिक से अधिक मंत्रियों को नियुक्त करना चाहिए, जिससे कि उसकी मंत्र शक्ति बढ़ती है, यानी उसकी विचार करने की क्षमता बढ़ती है और उसके निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। उसी का अनुकरण शिवाजी भी कर रहे हैं और शिवाजी ने भी अपनी सहायता के लिए 8 मंत्रियों को नियुक्त किया, जिन्हें अष्टप्रधान कहा जाता है। तो शिवाजी की अष्टप्रधान व्यवस्था का मतलब है उनके जो 8 मंत्री हैं उसे ही अष्टप्रधान कहा जाता था। तो शिवाजी के जो 8 मंत्री हैं यही अष्टप्रधान है, यानी 8 मंत्री। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग इन मंत्रियों को देख लें। पहला पेशवा, दूसरा मजुमदार, इसी को अमात्य भी कहा गया है, अमात्य। तीसरा
वाक्यान्वयिश, इसी को मंत्री भी कहा गया है, चौथा सुरनविश, इसको सचिव या पंत सचिव भी कहा गया है। ठीक। पांचवा दबीर, इसको सुमंत भी कहा जाता है, सुमंत। छठवां सर ए नौबत, यहाँ सर नौबत लिखते समय हमें एक वाक्य याद आ गया, उसको बताते हैं। सर नौबत। सातवां पंडित राव। आठवां न्यायाधीश। तो ये 8 जो मंत्री हैं ये शिवाजी के अष्टप्रधान हैं। अब ये जो शिवाजी के पेशवा कौन थे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है पेशवा का नाम, क्योंकि ये पहले पेशवा है। आगे चलकर मराठा साम्राज्य के प्रमुख प्रधान बन जाते हैं, सर्वोच्च स्थिति हो जाती है पेशवाओं की। तो ये पहले जो पेशवा हैं शिवाजी के वो हैं मोरोपंत त्र्यंबकम पिंगले। मोरोपंत त्र्यंबकम पिंगले पहले पेशवा हैं। मजुमदार और अमात्य जो शिवाजी के हैं वो हैं नीरो नीलकंठ और रामचंद्र नीलकंठ। ठीक। वाक्यान्वयिश या मंत्री जो शिवाजी के हैं वो दत्ताजी पंत हैं, सुरनविश या जो सचिव हैं वो हैं अन्नाजी दत्तो। ठीक। दबीर और सुमन जो हैं वो हैं रामचंद्र पंत। इनको जनार्दन पंडित भी कहा गया है, जनार्दन पंडित। ठीक। सारे नौबत जो हैं वो हम्बीर राव मोहिते। जो पंडित राव थे शिवाजी के वो रघुनाथ पंडित। और जो न्यायाधीश थे शिवाजी के वो हैं निराजी राव जी। इसमें से कुछ नाम हम लोग पहले देख चुके हैं। पेशवा, सबसे पहले पेशवा है मोरोपंत पिंगले, यानी पहले पेशवा जो है वो मोरोपंत पिंगले हैं, शिवाजी के पेशवा हैं। अमात्य जो है नीरो नीलकंठ या रामचंद्र नीलकंठ हैं। वाक्यान्वयिश या मंत्री दत्ताजी हैं। सुरनविश या सचिव अन्नाजी दत्तो हैं। दबीर या सुमंत रामचंद्र पंत जनार्दन पंडित हैं। सर नौबत हमीर राव मोहिते, पंडित राव रघुनाथ पंडित थे और न्यायाधीश निराजी राव जी थे। अब इसमें पेशवा जो है प्रधानमंत्री, इसका अलग से हम लोग अभी इनके कार्यों को डिटेल करेंगे। ये प्रधानमंत्री हैं, ये एक तरह से वित्त मंत्री हैं। ये दबीर और सुमंत विदेश मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। सर नौबत सेनापति ही हैं। तो इनको सबको हम लोग अलग से डिटेल देख लें। सबसे पहले तो ये रामचंद्र पंत, इनका नाम हम लोगों ने कहीं इसका उल्लेख किया था, याद करिए जब हम लोग मराठों का उद्भव कर रहे थे उस समय इनकी चर्चा हुई थी। ये आज्ञा पत्र लिखे हैं, यही रामचंद्र हैं जिन्होंने आज्ञा पत्र लिखा है। ठीक। इनकी चर्चा हुई थी कहीं, रघुनाथ पंडित की चर्चा हुई थी पुरंदर संधि के संदर्भ में। जब शिवाजी और जयसिंह के बीच संधि हुई थी तो शिवाजी ने इन्हीं के माध्यम से जयसिंह को पत्र भेजा था हिंदी में। अब यहाँ ये देखिए, ये जो मंत्री हैं 4, ये शिवाजी के दाहिनी ओर बैठते थे, और ये जो 4 हैं ये बाईं ओर बैठते थे। ठीक। पेशवा, मजुमदार, वाक्यान्वयिश, सुरनविश ये शिवाजी के दाहिनी ओर बैठते थे। दबीर, सर नौबत, पंडित राव और न्यायाधीश शिवाजी के बाईं ओर बैठते थे। इसमें इन दोनों को छोड़कर ये जो शेष 6 हैं, ये 6 जो शेष 6 हैं, पंडित राव न्यायाधीश को छोड़कर इन सभी लोगों को सैन्य प्रशिक्षण इनका अनिवार्य था, यानी इन्हें युद्ध में भेजा जा सकता था, ये युद्ध में जाते भी थे।
तो सैन्य प्रशिक्षण इनका अनिवार्य था, ये 6 लोगों का। ये 2 लोगों को उससे छूट मिली हुई है। इसमें सारे नौबत जो है इसको छोड़कर अन्य सभी ब्राह्मण, सारे नौबत को छोड़कर अन्य सभी ब्राह्मण हैं, ये ब्राह्मण नहीं है। सारे नौबत को छोड़कर अन्य सभी ब्राह्मण हैं। शिवाजी जो आज्ञा पत्र जारी करते थे उस पर शिवाजी का हस्ताक्षर और मुहर तो होते ही थे। उसके बाद इन लोगों का, इतने लोगों का, ये जो लोग हैं इनका उस पर हस्ताक्षर होता था आज्ञा पत्रों पर। ठीक, इतने लोगों का आज्ञा पत्रों पर 5 लोगों का हस्ताक्षर होता था। सारे नौबत पंडित राव न्यायाधीश का नहीं होता था। शिवाजी ने बहुत ही कुशलता के साथ सैन्य और असैन्य प्रशासन को अलग किया था। शिवाजी के प्रशासन की एक खासियत है कि वो अपने प्रशासन में सैन्य प्रशासन और असैन्य प्रशासन को अलग करते हैं और असैन्य प्रशासन को वरीयता देते हैं। ऐसा नहीं है कि सैन्य प्रशासन को असैन्य प्रशासन पर वरीयता दी गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो असैन्य प्रशासन को वरीयता देते हैं। ठीक, तो ये अब इनके कार्यों को हम लोग एक एक करके देख लें। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, आसानी से आप इसको याद भी कर लेंगे। ठीक, आइए अब इनके कार्यों को एक एक करके हम लोग डिटेल कर लें। पेशवा जो है वो एक तरह से प्रधानमंत्री का कार्य कर रहा है। पेशवा शिवाजी के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहा है। वो सभी मंत्रियों में श्रेष्ठ है, सभी मंत्रियों से उच्च ओहदा उसका है। तो पेशवा जो है यह एक तरह से प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहा है। ठीक, इसका कार्य है सभी विभागों की देखरेख करना, सभी विभागों की देखरेख, सभी विभागों की देखरेख करना, साथ में प्रशासन को सुचारू रूप से और सुविधापूर्ण चलाना इसका उत्तरदायित्व है। साथ में अगर शिवाजी अनुपस्थित हैं राजधानी में नहीं है, अनुपस्थित हैं, तो उनकी अनुपस्थिति में उनके कार्यों को करना, उनकी अनुपस्थिति में उनके कार्यों को करना, उनके कार्यों को करना। ठीक, तो ये पेशवा के कार्य हैं। दूसरा जो अमात्य के कार्य है, मजुमदार या अमात्य, यह एक तरह से वित्त मंत्री है। यह वित्त मंत्री है, राजस्व विभाग का प्रमुख है, राजस्व विभाग का प्रमुख है। ठीक, और यह लेखा परीक्षक भी है, लेखा परीक्षक भी है, ऑडिटर भी है, ऑडिटर भी है। ठीक, जैसे भारत में जो लेखा परीक्षक हैं CAG महालेखा परीक्षक, वैसे ही मराठा साम्राज्य के ये महालेखा परीक्षक भी हैं। अब वाक्यानविश जो है या मंत्री, इसको मंत्री भी कहा गया है। तो ये इसका कार्य है शिवाजी के दैनिक कार्यों की सूची रखना, दैनिक कार्यों की सूची रखना, और जो लोग मिलने वाले लोगों की सूची रखना, और शिवाजी की सुरक्षा का ध्यान रखना। ये वाक्यानविश और मंत्री का कार्य है, वाक्यानविश या मंत्री का कार्य है। ठीक, और इसी का कार्य, इसी में गुप्तचर व्यवस्था भी, घरेलू गुप्तचर व्यवस्था भी इसमें है। घरेलू गुप्तचर व्यवस्था भी इसी के जिम्मे है। अब हम लोग देखें जो सचिव हैं, सुरनविश या सचिव का कार्य है पत्राचार विभाग उनके जिम्मे है। सुरनविश या सचिव, इन्हें पंत सचिव भी कहा जाता है। इनका कार्य है पत्राचार विभाग इनके जिम्मे है। पत्राचार विभाग शिवाजी द्वारा जारी जो पत्र हैं उन पत्रों की भाषा आदि को सही करते हैं। और साथ में इनका एक और महत्वपूर्ण कार्य है परगनों की आय व्यय का लेखा परीक्षण करना।
परिगणों की आय व्यय का लेखा परीक्षण करना, ये कार्य भी इनका महत्वपूर्ण है। ये तो आप जानते ही हैं, अगर ये पूछा जाए तो ये इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जा रहा है। ठीक, साथ में अब जो सुमंत हैं या दबीर, ये विदेश मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। ये एक तरह से विदेश मंत्री हैं शिवाजी के। और साथ में एक कार्य और इनका बहुत महत्वपूर्ण है जो कभी भी पूछा जा सकता है, वो दरबार के जो समारोह हैं उनको आयोजित करना, समारोहों की व्यवस्था करना भी इनका कार्य है। दरबारी समारोहों की व्यवस्था करना और उस विभाग संबंधी सारे कार्यों की अध्यक्षता करना भी इनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। पर राष्ट्रों, दूसरे राष्ट्रों के साथ किस प्रकार के संबंध होंगे, इस रूप में ये विदेश मंत्री के रूप में शिवाजी के सलाहकार हैं। फिर जो सरे नौबत हैं, सरे, ये जो एक बार मैं हायर का इंटरव्यू दे रहा था तो वहाँ ऐसे शिवाजी की बात चली तो उन्होंने कहा कि बोर्ड पे बताइए, बोर्ड पे आइए। तो मैं वाइट बोर्ड पे आया तो सरे नौबत जल्दी में ऐसे लिख दिया। तो एक मेंबर ने कहा कि सरे नौबत सही लिखा है। तो हमने देखा, हमने कहा नहीं, सही नहीं लिखा है, सही ये लिखा है। ठीक, तो सरे नौबत का कार्य है, सरे नौबत सेनापति है। सरे नौबत क्या है? सेनापति है। और इसका कार्य क्या है? सेना का संगठन, अनुशासन आदि को सुनिश्चित करना और युद्ध में सेनापतियों को नियुक्त करना और सेना का संगठन करना सरे नौबत का महत्वपूर्ण कार्य है। इसके बाद पंडित राव, पंडित राव का कार्य भी बहुत महत्वपूर्ण है। पंडित राव का कार्य है धार्मिक तिथियों को बताना, यानी कब कौन सा त्यौहार है, धार्मिक तिथियों को नियत करना और इसको बताना। साथ में जो पापाचार है, पापाचार के संदर्भ में दंड देना, धार्मिक और जाति संबंधी जो झगड़े हैं उनका न्याय करना। ठीक, और दान देना, दान की व्यवस्था करना। ठीक, तो ये सारे कार्य पंडित राव के हैं। अब न्यायाधीश के क्या कार्य हैं? तो न्यायाधीश का जो कार्य है वो सैन्य असैन्य दोनों प्रकार का न्याय निर्णय करता है। न्यायाधीश ये सैन्य मामलों, असैन्य मामलों सभी का न्याय निर्णय करता है। साथ में दीवानी मामलों और फौजदारी मामलों दोनों का न्याय निर्णय, ये सभी का न्याय निर्णय करता है। सैन्य यानी जो सेना से संबंधित विवाद है, उनके नियमों का जो उल्लंघन किया गया है किसी द्वारा, सैनिकों द्वारा। असैन्य यानी सेना से इतर जो सिविल लोग हैं उनके द्वारा किसी नियम का उल्लंघन किया गया है तो उस संदर्भ में यह न्याय निर्णय करता था। दीवानी फौजदारी का मतलब है, दीवानी सामान्य रूप से दीवानी और फौजदारी को अगर हम बहुत ही सामान्य रूप से इन्हें परिभाषित करें, आप इनमें अंतर करें तो ये है कि फौजदारी मामले में, क्योंकि कोई भी मामला अगर न्यायालय में जाता है तो दो पक्ष होते हैं, तो यहाँ फौजदारी मामले में एक पक्ष राज्य होता है और दूसरा पक्ष व्यक्ति होता है। फौजदारी मामलों में एक पक्ष राज्य होता है, दूसरा पक्ष व्यक्ति होता है। जैसे आपने किसी को मार दिया या किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो उसमें वह तो मर गया। अब पुलिस उसकी जांच करेगी, अपनी डायरी बनाएगी, तो एक पक्ष राज्य हो गया, पुलिस हो गई, दूसरा पक्ष जिसको अभियुक्त बनाया गया है वह अपनी बात रखेगा, अपने बचाव में रखेगा, तो वह व्यक्ति है। और जो दीवानी मामले हैं इसमें दोनों पक्ष व्यक्ति हैं। जैसे आप कि कोई ज़मीन है और दूसरा किसी व्यक्ति द्वारा, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति की ज़मीन पर कब्जा कर लिया गया है, तो इसमें यह अपना पक्ष रखेगा कि ये मेरी ज़मीन है, यह अपना पक्ष रखेगा हमारी ज़मीन है। अब जिसके पास दस्तावेज होंगे, सबूत होंगे, उसकी मानी जाएगी। तो ये दीवानी और फौजदारी में सामान्य अंतर है। इसकी चर्चा हम लोग संविधान में करेंगे डिटेल। तो ये शिवाजी का
प्रधान व्यवस्था है। अब हम लोग शिवाजी की राजस्व व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था को भी देखेंगे। ठीक, धन्यवाद।